हेलो बैंकर्स, स्वागत है आज के इस डिस्कशन में। आज जो मेरी आपसे बातचीत होने वाली वो आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका CAIB एग्जामिनेशन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। 7 जुलाई से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है बैंकर्स। मैं जिस पेपर पर आपसे बातचीत करने वाला हूं, ये पेपर आपका 21 जुलाई को है। BRBL पर मेरी आज आपसे बातचीत होगी। क्या क्या बातचीत होगी मैं पहले आपको बता दूं। BRBL के लिए अभी आपके पास कुल मिला के लगभग मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 हफ्ते हैं। इन 3 वीक्स में हम कैसे BRBL को टैकल कर सकते हैं, BRBL की कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारी योजना क्या होनी चाहिए कि BRBL एक बार में हमारा क्लियर हो जाए। BRBL चूंकि आपका 4 कंपलसरी पेपर, उसमें एक लीगल पेपर है। BRBL में आपको नंबर ऑफ एक्ट, नंबर ऑफ सेक्शंस देखने होते हैं। पेपर तुलनात्मक रूप से आसान है, पेपर कठिन नहीं है, लेकिन पेपर का नेचर ऐसा है, कंटेंट ऐसा है इस पेपर का BRBL का, जो थोड़ा सा कठिन आपके लिए हो जाता है। चूंकि लीगल पेपर है इसलिए इसकी भाषा थोड़ी सी लीगल है, भाषा थोड़ी कठिन है, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही मुश्किल आपको आती है कि इस सब्जेक्ट को या इस सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसको याद रखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज मेरा जो डिस्कशन आपसे होने वाला है, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, आज मेरी जो आपसे बातचीत होगी बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है और आज की एक एक बात पर बहुत ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपसे तुरंत इस चर्चा को शुरू करना बेहतर समझा, ताकि आपके साथ में जितनी ज्यादा चीज हो सके, जितनी ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी हो सके, वो आपके साथ में शेयर कर सकूं। BRBL चूंकि 21 जुलाई को आपका पेपर है, 3 हफ्ते हमारे पास हैं। पूरा आज आपके साथ में स्टडी डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा मॉड्यूल की कौन सी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है, उस पर मेरी आज आपसे बातचीत होगी। तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी की मैं बात करूंगा। 3 हफ्ते में बहुत इजीली हम इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। पहले तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए, और ये बहुत आसान सा मामला है, इसमें कोई कठिन होने वाली बात नहीं है। लेकिन अब दिक्कत आपके साथ ये आ जाती है, चूंकि आप बैंकर है इसलिए आपके पास थोड़ी सी समस्या समय की है। तो समय अब आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपका 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। ABM आपका पहला पेपर है। 7 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई और फिर 27 जुलाई को आपका इलेक्टिव पेपर होना है। अगर कोई पेपर में परिवर्तन नहीं होता, कोई वैसे भी चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि JIB में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था, तो उस टाइम इलेक्शंस चल रहे थे। तो BRBL पर मैं पूरी स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि BRBL को इन 3 हफ्तों में कैसे बेहतर तरीके से तैयार किया जाए, ताकि ये पेपर हमारा एक बार में क्लियर हो जाए। अब बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जान लो कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और उस लिमिटेड टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमको करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना है। इसलिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या हमें ड्रॉप कर देना है। ये अगर आपको पता है तो आपके लिए प्रिपरेशन और आसान हो जाती है और एग्जाम ओरिएंटेड हो जाती है। तो मैं सीधे आता हूं आपको ये बताने के लिए कि सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, इन 3 हफ्तों में हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है। उसके बाद हम स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे कि इन 3 हफ्तों में और क्या क्या किया जा सकता है जिससे हमारी जो प्रिपरेशन और बेहतर हो जाए। 4 मॉड्यूल में आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, मॉड्यूल A, B, C, D। मॉड्यूल D और मॉड्यूल C तुलनात्मक रूप से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वहां टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं इन 3 हफ्तों में आपके लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, इन 3 हफ्तों में कौन से टॉपिक पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहला लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। ये बताता है, पहला जो टॉपिक है कि लीगल फ्रेमवर्क का मतलब है कि बैंक को कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। इसमें ज्यादातर बातें ऐसी हैं जो सेक्शंस पर आधारित हैं, इसलिए मॉड्यूल A का जो टॉपिक है जिस पर आपको सबसे पहले काम करना है। देखिए, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो किसी क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं, खुद को सब्सक्राइब किया है किसी कोचिंग का, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप यहीं पढ़ो, कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, अगर आपने थ्योरी पहले से पढ़ी है, तो फिर मैं आपको ये कहूंगा कि इन 3 हफ्तों में आप रिवाइज करिए और पूरा सिलेबस रिवाइज करिए, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं, कहीं किसी टीचर की क्लास ले रहे हैं, आपने इसको पहले से पढ़ रखा है, या आपने कम से कम 3 मॉड्यूल पढ़ रखे हैं, आने वाले दिनों में बस आपको 1 मॉड्यूल या कुछ यूनिट से ही पढ़नी है, तो ऐसे केस में आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आप रिवीजन पर ध्यान दें। जितना ज्यादा हो सके आप रिवीजन करें और मॉक टेस्ट दें। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है या जिन्होंने अभी पढ़ाई ही नहीं शुरू की है। उनके लिए मैं अगर चर्चा करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले में, इस मॉड्यूल ए में जो टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है। देखिए, पहली बात तो आप यूनिट्स को स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो मैं बताऊंगा कौन सी यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप उसे चाहें तो स्किप कर लें, लेकिन मॉड्यूल स्किप मत करिएगा। क्लियर है? क्योंकि मॉड्यूल भी बड़ा छोटा सा मॉड्यूल है, तो आप ये मत सोचिएगा छोटा सा मॉड्यूल है, यहां से 2, 4, 10 क्वेश्चन बनेंगे, इनको स्किप कर देते। मॉड्यूल स्किप नहीं किया जा सकता है, मॉड्यूल स्किप भी मत करिएगा। तो पहले स्टडी कोई मॉड्यूल स्किप नहीं करना है। हाँ, कुछ यूनिट्स हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, इस मॉड्यूल ए
में मैं उनके लिए सबसे पहले बात कर रहा हूं जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है बीआरबीएल की, जिनका अभी कुछ नहीं प्रिपेयर है, वो इन्हीं 3 हफ्तों में आगे चल के प्रिपरेशन ठीक से करने वाले हैं। जिन्होंने पढ़ रखा है मैं फिर से बता दूं, वो रिवीजन करें, वो कुछ भी ड्रॉप ना करें, ऐसी उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। साथ ही अब वो मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर दें। तो इस पूरे मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जहां से क्वेश्चंस खूब सारे बनते हैं, एक है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी। अब यहां पर देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 का मतलब ये नहीं कि आपके सिलेबस में भी पार्ट 1 पार्ट 2 है, आपके सिलेबस में सिंगल यूनिट है। मैं जब इसकी डिस्कशन करता हूं, चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया, बाकी आपका सिलेबस ये सिंगल यूनिट का है। मैंने इसको ठीक तरीके से बताने के लिए आपके साथ पार्ट 1 पार्ट 2 का डिस्कशन यहां पे इसको डिवाइड किया है। जहां पर भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से दिखाई देगा वो आपका सिंगल पार्ट होगा। वो चूंकि बड़ा टॉपिक है, जब मैं उसकी क्लास लेता हूं तो उसको कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके आपके साथ डिस्कस करता हूं, बाकी वो सिंगल यूनिट होगा। तो एनबीएफसी पहले आपको कवर कर लेना है, एनबीएफसी आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉड्यूल ए का यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले इन दो टॉपिक्स को कवर करिएगा। बीआरबीएल में मॉड्यूल ए में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे दूसरा टॉपिक इंटर रिलेटेड है। मॉड्यूल डी में आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे मॉड्यूल डी की शुरुआत होती है एसेंशियल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे, तो उनको आप एक साथ पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 वीक्स में कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इत्मीनान से सुनते चलेगा। तो एनबीएफसी आपका, और एनबीएफसी के बाद रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा और इनको पहले कवर कर लीजिएगा। इसको कवर करने के बाद, यानी इसे पहले नंबर पर आप कवर करेंगे, इसे आप दूसरे नंबर पर कवर करेंगे। उसके बाद है लीगल फ्रेमवर्क, रेगुलेशन ऑफ बैंक, ये और ये दो टॉपिक आपका तीसरे और चौथे नंबर पर कवर कर लेंगे। अब अगर इसके बाद टाइम बचता है तो आप फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म देख लीजिएगा। इसको अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अगर ये पूरा आप नहीं देख पा रहे हैं तो यहां पर देखिए 2 हिस्सों में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी। एफएसडीसी अपनी बुक ओपन करिएगा, एफएसडीसी को खाली पढ़ लीजिएगा। एफएसडीसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एफएसडीसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब ये टॉपिक्स आपके कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, तो मॉड्यूल ए के टॉपिक थोड़े बड़े बड़े, थोड़े क्या हैं, इनमें अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। मतलब हर एक टॉपिक में आपका इत्मीनान से 2 से ढाई घंटा चला जाएगा। मतलब अगर मैं ये मान के चलूं कि 2-2.5 घंटे का मतलब ये है, चूंकि आपका एबीएम भी है, सिर्फ बीआरबीएल तो तैयार नहीं करना है, आपका पहले एबीएम पढ़ रहा है, फिर उसके बाद एबीएफएम का पेपर आपको देना है, बीएफएम आपको देना है, तब जाके कहीं बीआरबीएल पढ़ेगा। तो एक तो अच्छी बात आपके साथ ये है कि अगर आप कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है जिसपे आप ठीक से टैकल हो सकता है एग्जामिनेशन में ना कर पाए, तो आपको फिर मैक्सिमम फोकस उस पेपर पर देना चाहिए जो इजी पेपर है और जिसके लिए टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है। कम से कम वो पेपर आपका क्लियर हो जाए एक बार में, वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन सब पर अगर मैं 2-2, ढाई घंटे का टाइम दूं तो बहुत इत्मीनान से ये 4 टॉपिक आप इत्मीनान से 2 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। यानी हर दिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब हर दिन का मतलब है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि बैंक से आने के बाद भी आप कुछ ना कुछ पढ़ाई करते होंगे, बैंक से आने के पहले, तो 2 से 3 दिन ले लेते हैं, है ना, 2 days to 3 days। तो ये बहुत इत्मीनान से 2 days to 3 days में आपको कवर कर लेना है। क्लियर है? चूंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, 3 हफ्ते बचे हुए हैं, 3 हफ्ते की बात मैं कर रहा हूं। ये बात उनके लिए हो रही है जिन्होंने अभी तक कुछ तैयार नहीं किया, और जिन्होंने तैयार किया है वो इनका एक बार रिवीजन देख लें। रिवीजन आपको कैसे देखना है, कैसे करना है रिवीजन। आपके पास अगर मैकमिलन होगी तो मैकमिलन में समरी पॉइंट सबसे पीछे दिए गए, आप बिल्कुल अंतिम समय में उस समरी पॉइंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। और जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है, जो अब 3 हफ्तों में प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो भी समरी पॉइंट को जरूर पढ़ेंगे। तो जिन्होंने पहले से तैयारी की है, जो थोड़े पहले से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं, उनको गाइडेंस मिल रही है, वो लाइव क्लासेस देख रहे हैं, वो इनका रिवीजन और कम समय में कर सकते हैं, लेकिन वो साथ साथ मॉक टेस्ट भी जरूर दें। ध्यान से समझिएगा, जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको इस 3 वीक में आप ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 से 3 दिन उनके पास आखिरी मॉक टेस्ट देने के लिए होने ही होने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो आपका यूनिट है, मॉड्यूल ए, ये 2 से 3 दिन में आपको खत्म कर लेना। थोड़ा ज्यादा समय आपको देना पड़ेगा, चाहे आप उसको चाहे जैसे दें। तो मैं आपसे कहूंगा कि कोशिश ये करिए बैंक जाने के पहले कम से कम 3 घंटे पढ़ाई हो जाए, और बैंक से आने के बाद कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई हो जाए। बैंक से आने के बाद आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बैंकर्स होंगे जिनको आने जाने में घंटा 1.5 घंटा लग जाता होगा। समय की समस्या आपके पास है, मैं ये समझता हूं, लेकिन अब करना पड़ेगा, क्या कर सकते, करना ही पड़ेगा। अब आप अपनी नींद कम करिए, थोड़ा सा और जो आपके जीवन में चीजें हैं आप उनको कम करिए, ज्यादा टाइम दीजिए पढ़ने को, लेकिन करना पड़ेगा। तो अब पूरे पेपर तक आपको कम से कम एक विद्यार्थी की तरह 6 घंटे आप 6 घंटे के आसपास, 5 से 6 घंटे के आसपास आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ना ही पढ़ना। अब मॉड्यूल बी में आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉड्यूल बी में
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको पहले पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बैंक का प्रैक्टिकल टॉपिक भी है, इसको देख लीजिएगा। इसमें सेक्शन 138 से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो आपको देख के जाना है, यहां से क्वेश्चन 1-2 बनता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आप इसको दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये आपका बहुत इत्मीनान से 1-1.5 घंटे में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आप चाहें तो इसको सबसे अंत में रखें। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ये सब आप बाद में रख सकते हैं, लेकिन ये आप क्या नाम है, क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, लॉ रेटिंग, ये जो टॉपिक है आप इसको तीसरे नंबर पर पढ़ लीजिएगा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको नहीं ड्रॉप करना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपको ड्रॉप नहीं करना है, और लॉ रेटिंग सिक्योरिटीज ये भी आपको ड्रॉप नहीं करना है। तो आप इसको भी 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपके 2 यूनिट 6 दिन पे समाप्त हो गए। मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप इन 2 यूनिट्स को 1 हफ्ते में प्रिपेयर कर लेंगे। ध्यान से इस बात को समझिएगा, 3 वीक हमारे पास है, इस 3 वीक का हमें इस्तेमाल करना है। ये आप 1 हफ्ते में दोनों यूनिट तब कवर कर पाएंगे जब आप बीआरबीएल कम से कम रोज 3 घंटे तो दे ही दे रहे हैं ना, एटलीस्ट 3 घंटे आप उसमें दे रहे हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बाकी पेपर्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ने बैठिएगा तो अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखिएगा। खुला रखने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये वीडियो देखते टाइम आपके दिमाग में कई सारी चीजें आ रही होगी, क्या सर सेक्शंस इसमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ सेक्शंस हैं। आपको लगता है कि सेक्शंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप बैंकर हैं और आपका आईएबीएफ भी ये जानता है कि आप एलएलएम का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, आप वकील नहीं हैं, आप एलएलबी का पेपर नहीं देने जा रहे हैं। आईएबीएफ आपसे ये चाहता है कि जो लीगल एस्पेक्ट है बैंकिंग में आप उसकी जानकारी रखें। वो आपको वकील बनाने नहीं जा रहा है, आप जो है कहीं जुडिशरी में जज बनने नहीं जा रहे हैं। इसलिए वो ये चाहता है कि इन सबकी सामान्य जानकारी तो कम से कम एक बैंकर को होनी चाहिए। तो इनका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सेक्शंस आपको नहीं रटने हैं। इसलिए अपनी एनर्जी सेक्शंस रटने में मत लगाइएगा। कुछ ही ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बीआर एक्ट 1949 के सेक्शंस आपको याद रखने हैं। बाकी सेक्शंस आप मत याद रखिएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 138 जो चेक बाउंस से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं, और 138 खुद, इनको याद रखना जरूरी है। फिर से मैं आपसे कहूंगा, सेक्शंस पर बहुत ज्यादा आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। सेक्शंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बल्कि कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात? अभी मैं उसके अंत में आपसे बातचीत करूंगा। तो कोशिश ये करिएगा कि आपके साथ ये दोनों मॉड्यूल 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको कवर कर लें बहुत इत्मीनान से। और फिर से मैं कह दूं, अगर आप मैकमिलन से पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे जो समरी पॉइंट दिया हुआ है, वो समरी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो समराइज करने के लिए बहुत जरूरी। अब आते हैं मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी आपके लिए तुलनात्मक रूप से बड़े मॉड्यूल हैं, लेकिन इसमें चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं। मॉड्यूल और ए और बी में आपको यूनिट्स भले ही कम दिखाई देंगी, लेकिन वो यूनिट्स बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है, तो वहां कम यूनिट इनके बराबर है, ये छोटी यूनिट उनके बराबर है। क्लियर है? तो यहां छोटी छोटी यूनिट्स आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगी। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन, इसको जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन से पिछले साल भी कुछ क्वेश्चंस बने हुए थे, तो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? ये आपका आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, ये भी आपके लिए आप इसे बाद में रखिएगा, इसको अभी देखने की जरूरत नहीं। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में ध्यान से आप समझ लीजिएगा, इसमें आपको पहली बात तो एमएसएमई की डेफिनेशन देखनी है, ये बहुत जरूरी चीज है। एमएसएमई की डेफिनेशन देख लीजिएगा और ट्रेड्स वगैरह देख लीजिएगा, क्या है ना, चैप्टर 4 चैप्टर 5 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो भैया, सरफेसी एक्ट, डेफिनेशन अंडर सरफेसी एक्ट, रेगुलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी है, सेंट्रल रजिस्ट्री है, मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। ये सब एक ही यूनिट का मामला है, मतलब यूनिट आपकी अलग अलग है, लेकिन है ये सब सरफेसी एक्ट ही। तो ये पूरा का पूरा सरफेसी एक्ट ही है, बल्कि सरफेसी एक्ट आपका यहां तक पढ़ने वाला है। ये पूरा का पूरा एक ही एक्ट है आपका सरफेसी एक्ट। चूंकि सरफेसी एक्ट बड़ा एक्ट है, इसलिए इसको आपके सिलेबस में आईएबीएफ ने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आपको दिया, और ये बहुत अच्छा उसने किया है ताकि आपको इजीली याद आ जाए। भैया सरफेसी एक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन लास्ट ईयर में खूब सारे पूछे गए थे। मैं बता दे रहा हूं, सरफेसी एक्ट के इन यूनिट्स में भी बहुत ज्यादा कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल रजिस्ट्री जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल रजिस्ट्री। ये जो आपका डेफिनेशन ऑफिनेशन वाला चैप्टर ना, ये एक एक पेज का चैप्टर है, एक पेज का चैप्टर है। इसलिए एक पेज का जो चैप्टर है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे वो इंपॉर्टेंट ना हो, आपको देखने में 10 मिनट लगेगा। बैंक में बुक लेके जाया करिए, 10-20 मिनट का टाइम मिल रहा है, आधे घंटा का टाइम मिल रहा है लंच के आसपास, तो ऐसे जो एक एक लाइन वाले एक एक पेज वाले चैप्टर है। मॉड्यूल डी में आपको लगभग ऐसे चैप्टर, मॉड्यूल डी में 70% ऐसे चैप्टर्स हैं जो 1-2 पेज के हैं, मुश्किल से 2.5 पेज के हैं, कुछ तो 1-1, 2-2 पेज के हैं। जैसे आपका डेफिनेशन ऑफ सरफेस एट 1 पेज का चैप्टर है ये। तो आप इसको चाहे जरूरी हो चाहे जरूरी ना हो, इसको जरूर देख लीजिएगा। और वैसे भी सरफेसी एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट
है। तो सेंट्रल रजिस्ट्री इसको बहुत इत्मीनान से देख लीजिएगा, डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां चूंकि सरफेसी एक्ट का हिस्सा है, डेफिनेशन एक पेज का है, तो इसको देख लीजिएगा, जरूरी हो या ना हो, लेकिन सेंट्रल रजिस्ट्री आपको जरूर से जरूर देख के जाना है। सेक्शन इसके याद है, सेंट्रल रजिस्ट्री के सेक्शंस भी आपको याद करके जाने हैं। तो सरफेसी एक्ट आपको बेसिकली पूरा पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट, अब ये आपका द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट, आरडीबी एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल, रिकवरी हो गया, ये आपका एक ही एक्ट है, बस इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया। अब इसमें से बहुत कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये आपका जो पहली यूनिट है इसकी, ये एक पेज का है, इसको देख लेना है आपको। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल इस एक्ट में ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं उसको आपको जरूर देखना है, वो आपको ड्रॉप नहीं करना है, क्लियर है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इंट्रोडक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ये कम से कम 3 घंटे लेगा पूरा पूरा पढ़ने में। मॉड्यूल सी में आप मॉड्यूल सी के कुछ और टॉपिक है, पहले उनको देख लेते हैं फिर आपसे बातचीत करेंगे। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा, इसको देख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। लोक अदालत बस पढ़ लीजिएगा कि लोक अदालतें क्या होती है, लोक अदालतों में कौन कौन होता, बस इतना देख लेंगे, आपके लिए काम हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको जरूर देखना है। टैक्स लॉ आप चाहे तो छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं यहां पर इसको काट तो नहीं रहा हूं, लेकिन आप इसको अगर समय बचेगा मॉड्यूल सी में आपके पास, मैं अभी टाइम बता दे रहा हूं, तब आप इसको देखेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिएगा। लॉ ऑफ लिमिटेशन में मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास बुक होगी तो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट में एक पीछे आपको चार्ट दिया होगा, कौन से मामले में कितना टाइम मिलता है, बस वो याद कर लीजिएगा। और आपके लिए मॉर्गेज में फोरक्लोजर का क्या टाइम होता है, मॉर्गेज को मार्केट में सेल आउट करना है तो आपके लिए क्या टाइम मिलेगा, 12 साल कहां है, 30 साल कहां है, ये आपको जरूर देख के चला। तो ये आपका मुश्किल से आधे घंटे का ही चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है आपके लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से देख के जाइएगा, इसको बहुत कंसंट्रेट करिएगा। अब इस पूरे एक मॉड्यूल में इसमें भी आपको कम से कम, ये पूरा मॉड्यूल आप इत्मीनान से अगर 3-3 घंटा रोज पढ़ेंगे तो भी आप इसको 4 से 5 दिन में खत्म कर देंगे। इसको मैं 5 डेज मान के चल रहा हूं, क्लियर। इसको मैं कितने डेज मान के चलो, 5 दिन में इसे मान के इत्मीनान से चलो, या इसको चूंकि बड़ा मॉड्यूल है आप इसको 6 डेज रख सकते, एक और दिन ले लीजिएगा। 6 डेज में ये पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा। तो मॉड्यूल ए बी की अगर हम बात करें तो एक हफ्ते में मॉड्यूल ए बी आपका कवर हो रहा था। मॉड्यूल सी थोड़ा बड़ा मॉड्यूल है, इंपॉर्टेंट यहां पर यूनिट्स है, तो आप इसको 6 दिन ले सकते हैं। तो मतलब 13 डेज हो गए, 12 से 13 दिन में आपका मॉड्यूल सी तक समाप्त हो जाएगा। मॉड्यूल डी में ध्यान दीजिएगा, 12 से 13 दिन, आप 1-2 दिन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम 15 डेज से ज्यादा का टाइम आपको, 14 डेज 13-14 डेज 15 डेज 13-14 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं देना, 2 हफ्तों से ज्यादा टाइम इन 3 यूनिट्स पर आपको नहीं देना। अब आते हैं मॉड्यूल डी। अब मॉड्यूल डी में अगर आप देखेंगे तो मॉड्यूल डी में नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत सारी हैं, लेकिन ये सब बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत सारी हैं, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं। जैसे मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक ही चैप्टर है, क्लियर है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये सारे के सारे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं। छोटी छोटी यूनिट हैं, एक 1.5 पेज की यूनिट है खाली भैया। तो ये पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इत्मीनान से ये 3 to 4 आवर्स में, यानी एक बार अगर आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो 3 to 4 आवर्स में ये इतनी यूनिट आपकी पूरी पूरी कवर हो जाए। तो मैं इसमें अब आपको क्या बताऊं, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ मतलब नहीं निकलता है भी ये इंपॉर्टेंट। यहां से एक ना एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट तो आपसे पूछा जाएगा, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूछा जाए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पूछा जाए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो, गारंटी हो, एजेंसी हो, 1 से 2 कॉन्ट्रैक्ट तो आपके यहां से पूछे ही जाएंगे। सेक्शंस इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको इसमें रटना है। सरफेसी एक्ट में आप सेक्शंस देख लीजिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए। सरफेसी एक्ट में आपको यहां पर सेक्शंस देखना है। मॉड्यूल बी में जब आप आएंगे तो ये जो सरफेसी एक्ट है इसके सेक्शंस भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, यहां से सेक्शंस पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, ज्यादातर कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब ये बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब अगर आप मॉर्निंग में बैठेंगे 3 से 4 घंटे आप इसे पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका एक बार में तैयार हो जाएगा। और एकाग्रता से पढ़िएगा, क्योंकि आपके पास रिवीजन करने का टाइम नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, जिन्होंने इसको पहले से पढ़ रखा, जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ पढ़ रहे हैं, पहले से इनको ये थोड़ा बहुत उनकी पढ़ाई चल रही, तो वो अब रिवीजन की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। मेरा मेन फोकस उनके लिए है जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई किया, बिल्कुल नहीं कि वो इन 3 हफ्तों में तैयार कर रहे हैं। उनका कैसे तैयार होगा, इस 3 हफ्ते को हम कैसे मैक्सिमम इसका कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मेरी चर्चा उनके साथ हो रही। बाकी जिन्होंने पढ़ा है, मैं फिर से उनसे कह रहा हूं, आप इन्हें रिवीजन करते रहिएगा और कहां कहां देखिएगा। और जो टॉपिक मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूं, अगर पढ़ाई के दौरान आपसे वो छूट गए हैं
तो आपको भी उस पर ध्यान देना होगा। अब आते हैं मीनिंग ऑफ एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स ऑफ सेल ये आ चुका है, आपका 1930 का अधिनियम है 1930 का। तो ये आपके लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंडीशन एंड वारंटी इसी का हिस्सा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंडीशन कौन सी स्टिपुलेशन होती है, वारंटी कौन सी स्टिपुलेशन होती है, कौन एसेंशियल होता है, कौन कोलेट्रल होता है, ये आपको देखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब यहां पर डिफिनेशन, मीनिंग एंड पार्टनरशिप है, रिलेशन पार्टनर्स टू वन अदर, रिलेशन पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी, ये छोटा सा चैप्टर है 2 आवर्स। मैं क्या आपसे कह रहा हूं, ये सारे के सारे चैप्टर्स 2-2 ढाई-ढाई पेज के हैं, तो अगर एक बार आप बैठोगे तो पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा आप खत्म कर दोगे, अगर 3 से 4 घंटे आपने दे दिया। अगर आपने 3 से 4 घंटे बैंक से आने के बाद इनमें दे दिया, तो आप ये कंडीशंस एंड वारंटीज है, रिलेशनशिप पार्टनर टू अनदर है, थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन होगा, माइनर अगर आप देखें, ये देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, क्लियर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, बहुत इत्मीनान से आप इसको खत्म कर देंगे 3 से 4 घंटे में। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमओए से और एओए से क्वेश्चन बनेगा, आधे घंटे का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। क्लियर है इतनी बात। कंपनीज एक्ट में ये, फिर ये 3 आपको डॉक्ट्रिन मिलेंगे या 3 प्रिंसिपल्स मिलेंगे, अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी टॉपिक आपका आधे घंटे में जो है इत्मीनान से तैयार हो जाएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोगों को। मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी एंड प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस इसमें इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस किसको कहते हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस किसको कहा जाता है, ये भी आधे से 1 घंटे का ही टॉपिक है, इत्मीनान से आपका ये तैयार हो जाएगा। अब देखिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, आधे से 1 घंटे का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, सिर्फ आपको क्या देखना है, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज देखना है, और मॉर्गेज में, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज में इनके एसेंशियल्स याद रखिएगा, इनके एसेंशियल याद रखिएगा, कौन से मॉर्गेज का कौन सा एसेंशियल है भैया। अब ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं इनमें से किसी को ड्रॉप करने को नहीं कहूंगा। आईटी एक्ट, आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इस पे आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक थोड़े से बड़े बड़े भी हैं, तो इनमें आपको 1 से 2-3 घंटे में, अगर 3 से 4 घंटा आप दे देंगे तो ये टॉपिक आपके 4 से 5 घंटे में इत्मीनान से तैयार हो जाएंगे। तो हम लोगों ने 14 दिनों में 14 डेज में 13 दिन में, 13 से 14 दिन में उसे कवर किया था। 5 डेज हमें यहां पर देना है, ये इत्मीनान से कवर हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पर आपके 18 डेज के आसपास हो जाते हैं। लास्ट के 3 डेज आपको, लास्ट का जो 3 दिन है भैया, लास्ट के 3 डेज आपको रखना है। इनमें अगर कोई टॉपिक गलती से छूट गया है तो आपको रिवीजन करना। टैक्स लॉ मत देखिएगा, टाइम बचेगा तो देख लीजिएगा, क्लियर है। मॉड्यूल सी में आप लोगों ने टैक्स लॉ का एक टॉपिक देखा था, उसको देख लीजिएगा, टाइम बचेगा तो, अदरवाइज उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ टॉपिक में आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक ही हिस्सा इसका इंपॉर्टेंट है, दूसरा हिस्सा उसका जरूरी नहीं है, तो वो भी आप देखेंगे। लास्ट के 3 दिन आपको मॉक टेस्ट ही देना है, चूंकि बीआरबीएल आपके पेपर में 1 हफ्ते का गैप आपको मिला, 14 के बाद सीधे आपका 21 जुलाई को ही पेपर है बीआरबीएल का, तो उसमें भैया आपको मॉक टेस्ट देने का टाइम मिलेगा। आप चाहें तो बैंक से 1-2 दिन की छुट्टी ले लीजिएगा, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। और ध्यान से मॉक टेस्ट देते समय करना क्या है आपको, चूंकि आप घर पे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, कहीं पर कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है या आपको लग रहा है कि यहाँ दिक्कत हो रही, तो बुक अपने साथ रखिएगा और उसको वहीं इमीडिएट बुक ओपन करके कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका आंसर गलत है या सही, क्योंकि इस तरीके से आपको लंबे समय तक याद होगा। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूं, तो मोटे मोटे तौर पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 18 डेज में आपको, है ना, जो कंप्लीट सिलेबस है, अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो जो आपका सिलेबस होगा, जो आपका सिलेबस है बाबू, ये आपको कंप्लीट कर देना है, ये आपको कंप्लीट कर देना है 18 डेज में, है ना, 18 डेज में आपको कंप्लीट कर देना है। जो लास्ट के 3 डेज हैं, जो लास्ट के 3 डेज हैं, है ना, 19-20 और 18-19-20 वाला जो डे हो, लास्ट के 3 डेज, इसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, ध्यान से समझिएगा। और फिर से मैं आपसे कहूंगा कि बहुत सारा कंटेंट मत ग्रैब करिएगा, एक ही चीज को पढ़िए, कई बार पढ़िए, उसी से पढ़िए, बहुत ज्यादा आपको कंटेंट इकट्ठा नहीं कर लेना है, क्लियर है। तो अगर आपके पास मैकमिलन है तो मैकमिलन से क्वेश्चंस खूब सारे बनते हैं, ऑथेंटिक किताब है, मैकमिलन से पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर आपकी कोचिंग ने आपको नोट्स दे रखे हैं तो बहुत ज्यादा मटेरियल आपको इकट्ठा नहीं करना है, उनका पाइलअप आपको बना के नहीं चलना है, क्लियर है इतनी बात। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, रिवीजन आपको लगातार करते रहना है। रिवीजन आपके लिए क्या है, कंटिन्यू आपके लिए रिवीजन करना है। फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट देना है लास्ट के 3 डेज में, और ये मान के आपको चलना है भैया कि आपको ठीक से टाइम देना ही होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर आपके मैं टाइम टेबल की बात करूं, तो आपको बीआरबीएल को, अब चूंकि आपके साथ और भी पेपर हैं, तो भी कम से कम
3 आवर्स तो आपको बीआरबीएल को रेगुलर बेसिस पर देना ही देना है। बाकी आपके और भी पेपर है, आपको उन्हें भी प्रिपेयर करना है। तो पहली बात तो सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है 17 से 18 दिनों में। लास्ट 3 डेज में आपको मॉक टेस्ट देने हैं और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं बहुत कठिन है मामला। मैं फिर से आपसे कर रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स देख के कतई मत डरिएगा। मॉड्यूल डी में एक एक पेज की, मॉड्यूल सी में एक एक पेज की यूनिट है। दूसरी बात भैया कि सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ये आपसे कहूंगा कि सेक्शंस को कतई रटने की कोशिश मत करिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बीआर एक्ट 1949, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 का एक सेक्शन 138 से रिलेटेड जितने सेक्शंस हैं और सरफेसी एक्ट के सेक्शंस, ये आपको याद करते हैं। क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे बार बार बताया है कि कोई भी एक्ट अगर आपको पढ़ना हो, जैसे मान लेते कोई सेक्शन आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, यह सेक्शन आपकी बुक में नहीं दिया, या अगर मैं सेक्शन से पढ़ता तो ज्यादा समझ में आ जाता, तो आपको जाना है इंडिया कोड पे। क्लियर है? इंडिया कोड पर आपको जाना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इंडिया कोड। मैं कैपिटल लेटर में लिख दे रहा हूं इसे, इंडिया कोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इंडिया कोड आपको ओपन करना है। जैसे आपको एनआई एक्ट पढ़ना है तो आप टाइप करिए एनआई एक्ट, उसके साथ में ही टाइप कर दो इंडिया कोड। अब इंडिया कोड में आपको 2 पेजेस मिलेंगे। एक तो आपको मिलता है पीडीएफ का पेज, पीडीएफ पेज ओपन मत करिएगा भैया, पीडीएफ में आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, इसको मत ओपन करिएगा। एक आपको मिलेगा हैंडल पेज, तो हैंडल पेज आपको सेक्शन वाइज सारी चीजें बता देगा। और मैं आपको ये सलाह दूंगा, ये आधे घंटे का काम होगा जो मैं अब आपको बोलने जा रहा हूं। इंडिया कोड पे जितने भी एक्ट आपके दिए गए, इंडिया कोड में जितने भी एक्ट आपके दिए गए हैं, उन सारे एक्ट को एक एक बार खोल के सिर्फ और सिर्फ उनका टोटल चैप्टर अपनी बुक में लिख लेना कि हर एक एक्ट में कितने चैप्टर हैं और टोटल कितने सेक्शन से। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कि ये मामला कौन से चैप्टर्स में दिया गया या कितने चैप्टर। तो एक क्वेश्चन ऐसे, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो ये आपकी पूरी पूरी स्ट्रेटजी होगी जो आपको इन 3 हफ्तों में अपनाना है। मैं फिर से आपको सारी बात बहुत जल्दी से समराइज कर देता हूं। बहुत इत्मीनान से आपका ये पेपर निकल जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। ये पेपर आसान पेपर है, दिक्कत बस इसको याद रखने में होती है, और अगर आप ठीक से सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में आपको समाप्त कर देना है मॉड्यूल ए, अगले 3 दिन में आपको समाप्त कर देना है मॉड्यूल बी, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मोटे तौर पर आपको ये खत्म कर देना। 3 6 दिन हो जाते हैं, और आपको 5 से 6 दिन ये देना है, यानी 12 से 13 दिन में आपको ये समाप्त कर देना है मॉड्यूल सी और मॉड्यूल्स ए बी सी डी, और लास्ट के जो 5 डेज है आपको यहां पर मॉड्यूल डी को देना है। लास्ट के 3 डेज आपको बचा के रखना है अपने मॉक टेस्ट के लिए, और जो लास्ट का 3 डेज होगा उसमें आपके पास कोई और ऐसा पेपर नहीं होगा, क्योंकि आपके इलेक्टिव पेपर में भी आपको 6 दिन का गैप मिल रहा है, तो आप उस गैप का इस्तेमाल इलेक्टिव पेपर के लिए कीजिएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपको इत्मीनान से इस तरीके से ये आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए। पेपर आपका इत्मीनान से क्लियर होगा। सेक्शंस को रटने में एनर्जी वेस्ट मत करिएगा, बल्कि उन सेक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझना वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हम आपकी इस पे कैसे मदद कर सकते हैं? बाकी आपके लिए जेआईबी सीआईबी दोनों का महापैक चल रहा है, टिकट साइज बहुत कम रखा गया है। इसके अलावा सीएआईबी फाउंडेशन बैच भी अभी रन कर रहा है। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं, आपके साथ मैं लगातार जुड़ा रहूंगा वाईटी क्लासेस, इसी चैनल जेआईबी सीआईबी वाला के माध्यम से मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा। पेपर के 1 हफ्ते पहले से बीआरबीएल की मैराथन मैं आपके साथ डिस्कस करने आऊंगा। मैराथन कैसे होगी मैं वो भी बता दूं। मॉड्यूल वाइज पहले हम लोग मैराथन आपके साथ डिस्कस करेंगे, मतलब मैं आपके साथ मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, एक दिन में एक मैराथन आपके साथ एक एक मॉड्यूल की होगी। उसके बाद एक फाइनल मैराथन लेकर आएंगे जिसमें सारे मॉड्यूल के मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? इनकी टाइमिंग मैं आपको बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा, लेकिन आपके साथ मैराथन क्लासेस आने वाली हैं बीआरबीएल की, जिन्हें मैं आपके पेपर के 1 हफ्ते पहले ही शुरू कर दूंगा, ताकि उस गैप में आप बीआरबीएल से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, जो मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आपके साथ डिस्कशन कर सकूं। अगर कुछ और आप पूछना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इत्मीनान से इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर इसको स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर जाएं, सिंपली सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे। उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर चल रही होगी, नहीं चल रही तो बेहतर बनाइए, उसे समय दीजिए। बीआरबीएल पेपर आपका बहुत इत्मीनान से निकल जाएगा, लेकिन इन 21 दिनों का, इन 3 हफ्तों का बहुत विधिवत आपको इस्तेमाल करना है। इसका मैक्सिमम आउटपुट आपको लेना है। मैं आपके साथ लगातार वाईटी क्लासेस में बना हुआ हूं।
अभी भी आपके साथ वाईटी क्लासेस में एक और बात में, ये तो मैराथन आएंगी आएंगी, और अगर आज आप वाईटी क्लास में जुड़ जाते हो तो अभी भी आपके साथ वाईटी क्लासेस ऑफिसर्स नाम से आपकी क्लासेस चल रही हैं। एमसीक्यू बैच है वो, आप अभी उसको जाके देखिए, उसमें मैं सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारे सब्जेक्ट पर भी है। तो आज के लिए फिर इतनी बात रखते हैं। उम्मीद है कि आपको, आप तक सारी बातें पहुंची होंगी। इत्मीनान से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर तैयार करिए, पेपर बीआरबीएल आपका इत्मीनान से क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।